नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने अभी तक 18 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जिसके तहत आपको एक बार बता देते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले उत्तर मुगल काल से, पोस्ट मुगल एरा से हम लोग स्टार्ट किए। वहाँ देख लिए कि औरंगजेब के मरने के बाद कौन कौन से शासक दिल्ली पर रूल किए हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया। उसके बाद उस समय की भारत की क्या स्थिति थी, भारत में कितने राज्य थे, इसके बारे में कौन कौन से प्रांत नए बने, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैसूर, मराठा, पंजाब, ये सब रुहेलखंड, इन सारे राज्यों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद जब इन राज्यों के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हम लोग देखे कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस तरीके से होता है। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित हमारा लेक्चर था, जिसमें पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डैनिश और फ्रेंच, इन 5 कंपनियों का आगमन भारत में होता है। और एक एक करके अंग्रेज हर किसी प्रतिद्वंदी से जीतते जाते हैं और फाइनली बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज फ्रेंच को भी हरा देते हैं और ये कन्फर्म कर लेते हैं कि भारत, ये जो पूरा अखंड भारत था, पूरा जो भारत इलाका था, ठीक है ना, हिंद महासागर से लेकर के ऊपर के हिमालय पर्वत तक के, उस पूरे भारत के एरिया को अगर कोई यूरोपियन शक्ति कवर कर सकती है या उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर सकती है, तो वो शक्ति कौन थी? तो अंग्रेज। इतना चीज़ वो कंफर्म कर लिए। उसके बाद हम लोग देखें कि सबसे पहले अंग्रेजों का काम था कि वो बाहरी शक्तियों को भगाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। उसके बाद वो राजनीति इंटरेस्ट के तहत वो भारत के विभिन्न इलाकों को अपने अधिकार में लेने का प्रयास करने लगे, जिसके कारण उनको एक तो राजस्व की फायदा हुआ ही हुआ, राजनीतिक फायदा मिला ही मिला, साथ ही साथ उनको व्यापार में मुनाफा भी दिन चौगुना रात 10 गुना से बढ़ा। दोगुना चौगुना नहीं, बल्कि चौगुना 10 गुना, 20 गुना और 100 गुना, इस तरीके से उनका व्यापार बढ़ने लगा। तो इन सारे सीरीज में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि किस तरीके से प्लासी की लड़ाई 1757 में बंगाल में कठपुतली की नवाब बैठाया जाता है। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद पूर्ण रूप से बंगाल के दीवानी अधिकार को अपने हाथ में ले लिया जाता है। पुलिस अधिकार और निजामत जितने भी अधिकार होते हैं उसको अपने हाथ में ले लिया जाता है और नवाब के पास सिर्फ एक तरह से कहें तो प्रशासनिक दायित्व छोड़ दिया जाता है। बंगाल में विजय होने के बाद उनकी आंखें चौंकाचौंध हो जाती है, वो एकदम 7वें आसमान पे उनका पारा होता है, मतलब एकदम खुशी से, ठीक है ना। उसके बाद वो समझते नहीं, अपने आप को फूले नहीं समाते हैं और बंगाल विजय के बाद वो सोचते हैं कि चलो भाई, अब भारत के अन्य हिस्सों में अपना वर्चस्व जमाया जाए। और वहां से निकल के आते हैं साउथ में, कहाँ? मैसूर में। मैसूर में उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी और अंततः अंग्रेजों की विजय होती है। इससे संबंधित सारा डिटेल बहुत अच्छे से पूरी कहानी के साथ में, सारा संधि किस तरीके से लड़ाई हुआ, हैदराबाद कर्नाटक का क्या भूमिका रहा, सारी चीज़ों को हमने डिटेल में समझाया। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैसूर खत्म करने के बाद अंग्रेज आते हैं मराठा में, या यूँ कहें कि मैसूर खत्म करने के बाद नहीं, बल्कि जब मैसूर के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी उसी दौरान मराठा के साथ भी उनकी लड़ाई चली। हमने बताया था, जब द्वितीय मैसूर युद्ध की बात हमने की थी, उस समय हम बताए थे कि हैदर अली मराठा और अंग्रेज का जो लड़ाई चल रहा था, इसका फायदा उठा करके हैदर अली मराठों के साथ में संधि कर लेता है, ठीक है। लेकिन बाद में फिर उल्टा पड़ जाता और हैदर अली पुनः अकेले हो जाता और मारा जाता है। ये हमने देखा था, अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा, नहीं तो आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट से देख लीजिए। वहां पे हमने देखा कि पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था, फर्स्ट मैसूर वार जो हुआ, वो 1768 से 69 के बीच में हुआ। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय मराठों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो दूसरा मैसूर वार हुआ 1780 से 84 वाला जो हुआ, इससे के बीच में मराठा का वार भी चल रहा था, मराठा की लड़ाई भी चल रही थी। मराठा की लड़ाई 1775 में ही शुरू हो जाती है, ठीक है। और मराठा और अंग्रेज के दुश्मनी का फायदा उठाने का कोशिश हैदर अली करते हैं, कुछ हद तक सफल भी होते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि 1775 में पहली लड़ाई होती है मराठा और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद ये 1775 से लेकर के 1782 तक के ये चलता है। 1775 से 1782 तक पहली लड़ाई चलती है और उसके बाद
लगभग 20 साल तक अंग्रेज मराठा पे आक्रमण नहीं करते हैं। या ये कहें कि अंग्रेजों को लगा कि भाई मराठा तो बहुत शक्तिशाली है, इस पर अभी आक्रमण करना लाजमी नहीं है, पहले छोटे छोटे जैसे हैदराबाद मैसूर ये सब जो जगह है इसको कवर कर लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, मराठा को बाद में देख लेंगे। और वो 20 साल के अंदर में अपनी बाकी जो जिस कारण प्रथम जो मराठा वार हुआ था उसमें बहुत बुरे तरीके से इनकी हार हुई थी, जैसे प्रथम मैसूर वार हुआ था उसमें हार हुई थी, उसी तरीके से प्रथम मराठा वार में भी बहुत बुरे तरीके से हार हुई थी। तो ये जो 20 साल बाद दूसरा युद्ध करते हैं उसमें अपने आप को पूरा मजबूत करते हैं फिर, ठीक है ना। और दूसरे युद्ध में बहुत अपमानजनक संधियों से गुजरना पड़ता है मराठा को, जो उनके लिए एक मराठे व्यक्ति को ये उसके स्वाभिमान को शोभा नहीं देता है। और फाइनली तृतीय मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य को बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मिला लिया जाता है। ये पूरी कहानी होती है मराठा की। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, मराठा युद्ध को समझने से पहले थोड़ा उसके पृष्ठभूमि को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई, क्योंकि अंग्रेज कभी भी 20 साल का मौका किसी को नहीं देते थे। ये मराठा को प्रथम मराठा युद्ध के बाद 20 साल का मौका क्यों दिया गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड में जाना होगा। इससे पहले हम मराठा साम्राज्य के बारे में बहुत डिटेल से बता चुके हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार आपको हम रिकॉल करते हैं। तो आइए फ्लो चार्ट पे हम थोड़ा नज़र मारते हैं। मराठा में आपको पहले पता है कि पहले छत्रपति का टाइटल चलता था और मराठा में शासक होते थे। ये स्टार्ट हुआ कब से? शिवाजी से। शिवाजी स्टार्ट किए। मराठा का मेन काम था चौथ और सरदेशमुखी किसी जगह पर आक्रमण करना, लूटना, चौथ सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य करना और अपना साम्राज्य एक्सपेंशन करना। तो शिवाजी आए 1664 में, ये अपना छत्रपति धारण किए, ठीक है। और शिवाजी के बाद जो शासक बना वो कौन बना? संभाजी बना। देखिए यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी बस ध्यान रखना है, ये इसमें हम पूरा ज़्यादा मराठा के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि हम पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि मराठा का और अंग्रेजों के बीच में शत्रुता कैसे स्टार्ट होती है। और इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मराठा में आप बाद में देखेंगे कि पेशवा 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 हर जगह पेशवा का नाम आता है। तो ये पेशवा क्या होता है, ये कहाँ से आया और पेशवा में क्या क्या इंपॉर्टेंट कौन कौन पेशवा बने, ठीक है ना, ये सारा चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो 5 मिनट आप हमें समय दीजिए और इस चीज को समझिए। देखिए शिवाजी के बाद उनका उत्तराधिकारी किसके पास में गया? उत्तराधिकार संभाजी के पास में गया। संभाजी के बाद उनका उत्तराधिकार किसके पास में चला गया? राजा राम के पास में चला गया, जो भाई थे संभाजी के। लेकिन संभाजी के जो बेटा साहू जी थे वो उस समय औरंगजेब द्वारा कैप्टिव बना लिए गए थे। 1700 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा साहू जी को कैप्टिव बना लिया गया था। क्यों बनाया गया था? तो सिंपल सी बात है कि मराठा पे अपना क्या करने के लिए, मजबूत पकड़ बनाने के लिए या मराठा को कमजोर करने के लिए वो साहू जी को कैप्टिव बना लिया था औरंगजेब, ठीक है। तो साहू जी के कैप्टिव होने के कारण संभाजी के बाद शासक कौन बनता है? राजा राम, ठीक है। और राजा राम की मृत्यु होती है तो राजा राम के बाद उनका बेटा बन जाता है शिवाजी द्वितीय। लेकिन शिवाजी द्वितीय माइनर सन रहता है, बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो इसके कारण शिवाजी द्वितीय की माँ जो होती है ताराबाई, वो मुख्य रूप से शासन को संचालित करती है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सिस्टम सही चल रहा है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब भाई औरंगजेब जिसको कैप्टिव बना रखा था, तो बहादुर शाह जो होते हैं, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर नहीं, ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जो औरंगजेब के बाद गद्दी को हासिल करता है, वो साहू जी को छोड़ देता है, बोलता है जाओ भाई जी ले अपनी जिंदगी, पिंजड़े से आजाद कर दिया, तू जा चुग ले अपना दाना। अब साहू जी 7 साल के बाद रिहा होते हैं। तो भाई साहू जी वास्तविक हकदार थे इस वहाँ के मराठा के, ठीक है। अब वहाँ देखते हैं कि ये तो शिवाजी बैठा हुआ है और शिवाजी बैठा हुआ है, लेकिन मेन रूप से ताराबाई काम कर रही है। तो साहू जी और ताराबाई के बीच में युद्ध होता है, बैटल ऑफ खेड़ कहते हैं इसको, खेड़ का युद्ध कहते हैं, जो 12 अक्टूबर 1707 में होता है। और यहाँ पर साहू जी जीत जाते हैं। साहू जी क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। और ये ताराबाई हार जाती है और हार हो करके ये कोल्हापुर में निकल लेती है। तो मराठा साम्राज्य वहां पर 2 रीजन में आ जाता है। एक रीजन जो साहू जी के अंदर में आ जाता है, जिसे सतारा वाला रीजन कहते हैं, और एक रीजन जहां पर ताराबाई अर्थात शिवाजी द्वितीय का शरणार्थी जो बनता है, और वो कोल्हापुर वाले रीजन में होता है, और कोल्हापुर में ताराबाई का शासन चलते रहता है।
इतना समझ गए। अब साहू जी इस युद्ध को, खेड़ के युद्ध को जीत करके, ताराबाई को भगा करके अपने आप को छत्रपति का टाइटल देते हैं और वो उस नाम से अपना क्या करते हैं, शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी सारी चीज तो समझ में आ गई। इस साहू जी जो अपने कैप्टिव से छूट करके जब बाहर आया था, तो इसको एक व्यक्ति ने बहुत योगदान दिया था इस खेड़ के युद्ध जीतने के लिए, ठीक है, और उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। उसका नाम क्या था, ये बालाजी विश्वनाथ। तो साहू जी क्या किया ना, बोला कि भाई बालाजी साहब, आप एक काम करो, आप पेशवा बन जाओ, मतलब हमारे प्रधानमंत्री बन जाओ। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री से मान के चलिए। मतलब जो वास्तविक शक्ति हुई, अभी तक तो मराठा का शासक का वास्तविक शक्ति इन लोगों के हाथों में निहित था, ठीक है, लेकिन जो साहू जी आए तो साहू जी बोले कि भाई ठीक है, हम शासक हैं, लेकिन एक काम करो, तुम मेरा प्रधानमंत्री बन जाओ। और प्रधानमंत्री का नाम ही पेशवा रखा गया, एक नया पोस्ट क्रिएट किए। ऐसे पेशवा पहले होता था, जो आर्मी का कंट्रोलर होता था ना, जो आर्मी प्रमुख होता था मराठों में, उसे पेशवा कहते थे। लेकिन साहू जी पहली बार पेशवा को पूरा अधिकार दे दिए, मतलब वो प्रधानमंत्री, पूरा प्रशासनिक, आर्मी, राजस्व, हर सारा अधिकार उसको दे दिया। उसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर साहू जी को वर्तमान समय में राष्ट्रपति का उपाधि दिया जाए तो पेशवा प्रधानमंत्री है, अर्थात ये नाम मात्र की शक्ति, इनके नाम पे शासन होगा और पेशवा जो है प्रधानमंत्री के रूप में अपना पूरा वास्तविक शक्ति का यूज करेगा। कालांतर में आप देखेंगे धीरे धीरे समय के साथ पेशवा की शक्ति बढ़ते चली गई और बाद में शासक आना बंद हो गए और वहां पर मराठा का जो हेड होने लगा वो कौन होने लगा, पेशवा होने लगा। तो बाद की जब अंग्रेजों से लड़ाई होती है उस समय मराठा का कोई शासक नहीं होता, मराठा का कोई राजा नहीं होता, बल्कि मराठा का जो हेड होता है वो पेशवा होता है। और पेशवा का जो चयन करते थे उसे 12 ग्रुप के लोग, 12 लोग रहते थे, 12 लोगों का एक ग्रुप था, संघ था, जिसे 12 भाई कहते थे। उसे क्या कहा जाता था, 12 भाई, 12 लोगों का एक संघ था जो पेशवा का चुनाव करती थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मराठा शासक से लेकर के पेशवा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, हमने देखा कि साहू जी के समय में बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवा बनते हैं, काफी काबिल आदमी होते हैं। 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक के इनको पेशवा का पद कब लाया जाता है, 1713 में बनाया जाता है पहला पेशवा। मदद पहले से करते हैं, लेकिन पेशवा कब बनते हैं, ये 1713 में। 1713 से 1720 तक के ये पेशवा बनते हैं। इनके बाद इनका बेटा बाजीराव प्रथम बनता है। आप तो सुने ही होंगे बाजीराव मस्तानी के बारे में, ठीक है। तो ये बाजीराव मराठा का मोस्ट इफिशिएंट रूलर, जो शिवाजी के बाद दूसरा व्यक्ति था जो गोरिल्ला युद्ध में का सबसे बड़ा प्रतिवादक था, ठीक है ना। तो ये बाजीराव प्रथम बनता है। और यही आपको पता होगा पुर्तगाल के सेना को भी ये हराया था, हमने पहले बताया था, पुर्तगाल जब पढ़ा रहे थे तो 1739 ईस्वी में प्रथम भारतीय शासक जिसने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया था, ये बाजीराव प्रथम ही थे। बहुत बड़ी कहानियां हैं, आप पढ़ लीजिएगा किताब में या इनके बारे में पढ़िए, समझिए। बाजीराव मस्तानी देखिए, मस्तानी से प्यार हो जाता है इनको, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है। अब बाजीराव के बाद बनता है बालाजी बाजीराव। इनका बेटा कौन बनता है, बालाजी बाजीराव। ये भी काफी इफिशिएंट रूलर होते हैं। मतलब आप समझिए, यहाँ पर जो मराठा के पेशवा है ना, बाजीराव हो गए, बालाजी बाजीराव हो गए, माधवराव हो गए, ये सब बहुत माइनर, छोटे छोटे, मतलब 18-19 साल के उम्र में शासक बन जाते हैं। और 18-19 साल के उम्र में शासक बनके इतना जबरदस्त परचम लहराते हैं कि एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि पूरा भारत जो है ना वो मराठों के कंट्रोल में आ जाएगा। और पूरे भारत को एकीकृत करने का और पूरे भारत पे शासन करने का अगर किसी में हिम्मत है या कोई इस चीज को डिजर्व करता है तो वो मराठा है। एक समय ऐसा हो गया था। लेकिन किस्मत का पटरा बदलता है 1761 से। कब से, 1761 से। इससे पहले मराठा मुगल सम्राट, मुगल जो दरबार होता था उस पर भी अपना आधिपत्य जमा रखे थे। मुगल दरबार में भी मुगल को ये अपने उंगलियों पर नचाते थे इस तरीके से। और यही कारण आप देखेंगे कि 1761 में जो पानीपत की लड़ाई होती है, तृतीय लड़ाई, वो किसी मुगल के बीच में नहीं होती है, मुगल सम्राट के बीच नहीं होती, बल्कि मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली होता है। और यही एक निर्णायक युद्ध होता है जहां पर मराठों की बुरी हार होती है, बहुत बुरे तरीके से हार होता है मराठों की।
ठीक है ना। और उनका पूरे भारत पे शासन करने का या पूरे भारत को अपने अधिकार में लेने का सपना चूर चूर हो जाता है। हमने पहले ही बता चुका है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये लड़ाई क्यों होती है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिए, अच्छे में आप समझेंगे। मैं आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि पूरे भारत में शासन करने का सपना चूर चूर हो जाता है, और अहमद शाह अब्दाली चाहता तो उस समय भारत पर अधिकार कर सकता था, क्योंकि मराठा के अलावा भारत में उसके शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन चूंकि अहमद शाह अब्दाली कुछ अपने सैनिक कारण के कारण वो भारत में कंटिन्यू नहीं रह सका और वो वापस चला गया। भारत में शून्य की स्थिति पैदा हो गई और लग रहा था कि मुगल के बाद अगर कोई उस शून्य को भर सकता है तो वो मराठा था। लेकिन मराठा की इस हार में जो बुरी हार होती है, इस युद्ध में बुरी हार होती है, उसके बाद ये शून्य की स्थिति बरकरार हो जाती है और ये कंफर्म हो गया कि यहां पर कौन व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है, जिसमें एक मराठा भी थे। तो 1761 में जो हार होती है उस समय कौन होते हैं पेशवा? बालाजी बाजीराव। कौन होते हैं? बालाजी बाजीराव। 1761 में उस समय इनकी मृत्यु भी हो जाती है, हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इनका बेटा बनता है माधवराव। क्या बनता है? तो पेशवा बनता है। अब देखिए, अब कहानी निर्णायक मोड़ लेगी यहीं से। ये भी काफी इफिशियंट होते हैं। पानीपत 1761 में पानीपत की में बुरी हार होती है, लेकिन उस हार से माधवराव इतने इफिशियंट होते हैं कि अगले 10 सालों में 11 सालों में मराठा को एक बार फिर से मजबूत कर लेते हैं और अपनी शक्ति दोबारा वापस ले आते हैं। ये लगता ही नहीं कि पानीपत में इनकी इतनी बुरी हार होती है। तो काफी इफिशियंट रूलर थे, सारे लोग काफी इफिशियंट थे। हमने पहले ही बताया कि मराठा में बस एक रूलर लास्ट का, जिसको बाजीराव द्वितीय कहते हैं, बस एक रूलर जो लास्ट का है, वो एक ऐसा निकला, निकम्मा नाकारा कह सकते हैं, जो मराठा का नाम कहिए तो बदनाम कर दिया था इनिशियल स्टेज में। बाद में तो समझ गया था, लेकिन इनिशियल स्टेज में बदनाम कर दिया। इसके अलावा जितने भी मराठा के पेशवा हुए या शासक हुए, वो मराठा को एक अलग ऊंचाई दिए। ठीक है, तो ये माधवराव मराठों की शक्ति को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है और बहुत बढ़िया तरीके से इसको ऊंचाई प्राप्त करवाता है। अब माधवराव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। यह मराठा के लिए थोड़ा सा अशुभ संकेत आता है। यहीं से मराठा के लिए अशुभ संकेत शुरू हो जाता है। तो इनके मृत्यु के बाद इनका भाई होता है नारायण राव, वो बनता है शासक, पेशवा। पेशवा बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो 12 भाई, हमने पहले ही बताया था, 12 लोगों का ग्रुप होता था, जो 12 भाई होते थे, वो बनाते थे पेशवा। तो माधवराव के मरने के बाद नारायण राव को बनाया जाता है पेशवा, और नारायण राव होता है माधवराव का कौन? भाई। लेकिन यहीं पे एक गड़बड़ होती है कि जब माधवराव शासक बना था ना, उस समय बालाजी बाजीराव का भाई एक रघुनाथ राव था, और वो चाहता था कि बाजीराव के बाद हम शासक बने। लेकिन उस समय तो रघुनाथ राव को एक पद दे करके शांत कर दिया गया था, वो शांत हो गया था। लेकिन माधवराव के बाद, मरने के बाद ना, उसको लगा यार इसके भाई को बनने के बजाय शासक तो मुझे बनना चाहिए, पेशवा तो मुझे बनना चाहिए, मैं डिजर्व करता हूं, मैं सीनियर हूं। ये मेरा भतीजा है, भतीजा मेरा बनेगा पेशवा और मैं चाचा होकर नहीं बनूंगा, ये तो गलत बात है। और ये चाचे और भतीजे की और षड्यंत्र के तहत नारायण राव को मार देता है। नारायण राव को क्या कर देता है? मार देता है। तो बेचारे नारायण राव जो होते हैं वो मात्र 1 साल के लिए रूलर बन पाते हैं 1772 से 73, क्योंकि तुरंत उनको रघुनाथ राव जो उनका चाचा होता है मार देता है। और मार करके ये सोचता है कि मैं बन जाऊंगा पेशवा, मैं बन जाऊंगा हेड। लेकिन अब आप समझिए, नारायण राव को पदस्थापित किसने किया था? 12 भाई। 12 भाई, एक ग्रुप काफी शक्तिशाली होता था मराठा में, जिसे चाहे उसे पेशवा बना सकता था। अब 12 भाई, एक सीधे रूप से 12 भाई के प्रभुत्व पर एक तरह से आंच था या उस पर अटैक था। तो 12 भाई रघुनाथ राव को कभी पेशवा के रूप में स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। और नारायण राव के जितने भी शुभचिंतक लोग थे वो समझ गए कि इसे कौन मरवाया, वो जान गए कि इसे मरवाया कौन? तो रघुनाथ राव। जो रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर चुका था, उसे 12 भाई का और अन्य मराठों का समर्थन नहीं मिल पाया।
और समर्थन नहीं मिल पाने के कारण 12 भाई रघुनाथ राव को गद्दी से हटा करके 1774 ईस्वी में, थोड़ा समय के लिए तो वो बन गया, लेकिन 1774 ईस्वी में उसको हटा दिया गया और हटाने के बाद किसे बनाया गया? सवाई माधवराव को पेशवा बनाया गया। सवाई माधवराव कौन था? तो नारायण राव के जो विधवा थी, ये मर गया तो इसके जो विधवा पत्नी थी उसका माइनर सन था। उसका कौन था? माइनर सन, मतलब छोटा बेटा था, जो शासन करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन नाम के लिए बना दिया गया 12 भाई के द्वारा, 12 लोगों के ग्रुप द्वारा बना दिया किसको? सवाई माधवराव को। सवाई माधवराव को बना दिया गया 1774 ईस्वी में क्या? पेशवा। तो ये तो छोटा बच्चा था, अब शासन कौन करेगा? तो शासन कौन करता है? तो इसको बनाया किसने? 12 भाई, 12 लोगों का ग्रुप। तो 12 लोगों के ग्रुप का कोई तो मुखिया होगा ना। 12 लोगों के ग्रुप का मुखिया था जिसका नाम था नाना फडणवीस। नाम क्या था? नाना फडणवीस। और नाना फडणवीस सवाई माधवराव के नाम से शासन करने लगे, अर्थात पेशवा का मुख्य शक्ति नाना फडणवीस के पास में आ गई। इतनी चीज को तो आप समझ गए, ठीक है। चलो, ये जो सवाई माधवराव जो होते हैं, जिसे नारायण भी कहते हैं, सवाई माधवराव द्वितीय नारायण भी कहते हैं, ये 1774 से लेकर के 95 तक के इनका शासनकाल होता है। और उस दौरान मुख्य रूप से यहाँ पर डोमिनेट कौन रहता है? तो नाना फडणवीस रहते हैं। नाना फडणवीस एक बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट आदमी होते हैं और उनको तो मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज को तो हम समझ गए। एक मिनट, अब आपको देखिए, अब यहां से युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, क्योंकि 1775 में मराठा एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो जाता है और 1774 तक हम लोग आ चुके हैं। इस बीच के सारी घटनाक्रम को देख लिए। अब यहां से युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तैयार कैसे होती है? कि जैसे ही रघुनाथ राव को हटाया जाता है, रघुनाथ राव पहुंच जाता है अंग्रेजों की शरण में। वो कहां पहुंच जाता है? अंग्रेजों की शरण में पहुंच जाता है और अंग्रेजों को बोलता है कि भैया जी, साहब जी, आप हमें पेशवा बनाओ, ठीक है ना, हमारी मदद करो, हम देखो सीनियर आदमी है और हमें पेशवा नहीं बनाया जा रहा है। और वो बना दिया माधवराव को, ठीक है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, सवाई माधव को, ठीक है। अंग्रेज चालाक होते हैं, अंग्रेज को तो यही चीज चाहिए। और वैसे भी अंग्रेज 1765 ईस्वी में जो बंगाल में द्वैत शासन लागू किए थे, तो वो इंतजार में थे कि कब बंबई में भी द्वैत शासन लागू करने का मौका मिल जाए, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाए, और बंबई के जो एरिया हैं आसपास में, साउथ वाले एरिया है, उसको भी किस तरीके से हम कंट्रोल कर लें। तो अंग्रेज तो इस फिराक में थे ही थे। और उस समय रघुनाथ राव उनको एक मौका दे दिया अपना मराठों के राजनीति में हस्तक्षेप करने का। तो क्या कहते हैं, अंग्रेज तो दोनों बाहें फैला करके रघुनाथ राव का इंतजार कर रहा था, जैसे मानो बरसों से कोई बिछड़े प्रेमी प्रेमिका मिलने वाले हों, ठीक है ना। अंग्रेज बोला कि भाई आजा भाई, तेरे लिए तो मैं बेचैन हो रखा था। और रघुनाथ राव चला गया, उसकी बाहों में चला के जा करके सीने से लग करके इतना सुकून का सांस लिया जैसे वो उसका मुक्तिदाता हो। था भी, क्यों नहीं होगा। अंग्रेज बोला तू टेंशन न ले भाई, तेरे को मैं 2500 अपना एकदम वेल क्वालिफाइड सैनिक दूंगा और जाके तू मराठों का ना बैंड बजा देना, सवाई माधवराव का, नाना फडणवीस का बैंड बजा देना। बोला ठीक है साहब, खुश हो गया ये। अंग्रेज बोला चल ठीक है, तेरे को तो मैं इतना सारा चीज दे रहा हूं, तू मुझे क्या देगा? वही पुरानी चीजें, पहले क्या लोग देते थे, अपना कोई टेरिटरी देते थे कि लीजिए ये आपका अधिकार, किसी जगह का राजस्व वसूलने का अधिकार दे देता था। और रघुनाथ राव वही काम किया। क्या किया? रघुनाथ राव बोला कि भैया सालसेट एक द्वीप थी, ठीक है ना, सालसेट द्वीप आप ले लो, बसीन भी आप ले लो, ठीक है, ये दोनों द्वीप सालसेट और बसीन आप ले लो, इस पर पूरा आपका अधिकार हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप सूरत, क्या, सूरत और भरौच, सूरत और भरौच में राजस्व वसूलने का अधिकार भी आप ले लो। अब अंग्रेजों के हाथ में तो यार बंबई तो लग ही चुका था, अब ये सॉरी बंगाल तो लग ही चुका था, और ये बंबई के आसपास के, ये कर्नाटक इधर के आसपास के बहुत बड़ा एरिया जो है, जो आज के डेट में महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया आता है, ये बहुत बड़ा एरिया या तो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आने वाला था या उस पर वो राजस्व वसूल करने वाले थे। ये हो गया रघुनाथ राव के साथ किसकी? अंग्रेजों की ट्रीटी। और इस संधि को कहा जाता है सूरत की संधि।
इसको क्या कहा जाता है? सूरत की संधि। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में एक सवाल आता है कि सूरत की संधि किसके किसके बीच हुआ। ऑप्शन 1 मराठा और अंग्रेज, ऑप्शन 2 पहला सही है या गलत? तो आप बताइए पहला सही है या गलत? मराठा और अंग्रेज के बीच में संधि हुई या नहीं? अगर हाँ आपका सवाल है, आपका अगर हाँ जवाब है तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि यह संधि मराठा नहीं बल्कि मराठा के अपदस्थ पेशवा, मराठा के पेशवा पद से भगाए हुए व्यक्ति रघुनाथ राव के साथ हुई थी सूरत की संधि। बात आ गई समझ में? यह मराठा के साथ की संधि नहीं बल्कि रघुनाथ राव की संधि है। मराठा का पेशवा तो उस समय कौन था? 1775 में यह संधि हुई, और 1775 में शासक कौन था? तो 1775 में शासक था सवाई माधवराव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सूरत का संधि तो समझ में आ गया। अब ये जो है पृष्ठभूमि होती है युद्ध की, हम लोग पृष्ठभूमि ही देख रहे हैं युद्ध की। ये आपको पहले ही हम बताए थे कि अंग्रेजों का 3 लोकेशन था, बंबई, मद्रास और ये बंगाल। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल गवर्नर जनरल के अंतर्गत होगा, मतलब इसके अधीन काम करेगी। पहले ये सब स्वतंत्र होते थे आपस में, लेकिन अब इन दोनों को बंगाल के अधीन ला दिया गया। जैसे ही ये संधि के बारे में पता चला बंगाल के गवर्नर जनरल को, उस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को पता चला, वारेन हेस्टिंग्स बोला कि भाई मुझे यह संधि स्वीकार नहीं है। तो आप बोलेंगे ये तो अंग्रेजों के साथ में हुई थी, तो ये अंग्रेजों के साथ में ही हुई थी, लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी वाले अंग्रेज किए थे रघुनाथ राव के साथ में संधि, सूरत की संधि। कलकत्ता वाला बोला कि भाई हमको ये चीज स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मराठों से संघर्ष नहीं लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मराठों के साथ में हमारा युद्ध हो, और मराठों वो आसानी से, प्यार से, आपको तो पहले ही बताए थे कि 1765 से लेके 1813 तक के अंग्रेजों की नीति रही है कि युद्ध से बचा जाए, कम से कम युद्ध किया जाए, जब तक इमरजेंसी ना हो युद्ध ना किया जाए। और मराठा उस समय ताकतवर थे तो युद्ध से बचा जाए। और वो इस कारण वो जो कलकत्ता वाले प्रेसिडेंसी थी, जो गवर्नर जनरल थे, वो बोला यार तू तो मेरे अंदर कंट्रोल है, तू बिना मेरे से पूछे हुए संधि कैसे कर लिया रघुनाथ राव से? संधि नहीं करना है, और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्ट करने के बाद मराठा के साथ में एक संधि कर लेते हैं। जो मराठा होते हैं ना, उनके साथ एक संधि कर लेते हैं, और उस संधि को नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है उस संधि का नाम? तो उस संधि को नाम दिया जाता है पुरंदर का संधि। और पुरंदर के संधि में कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी होता है, जो गवर्नर जनरल होता है, वो बोलता है कि मराठा साहब, सवाई माधवराव साहब, नाना फडणवीस साहब, आप टेंशन ना लीजिए, रघुनाथ राव को हम सहायता नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका ये जो अधिकार था ना, ये जो राजस्व वसूलने वाला अधिकार है, ये हमारे पास रहने दीजिए, हम उसको सहायता नहीं देंगे लेकिन हमारे पास रहने दीजिए। तो ये संधि हो गई किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और किसके बीच में? मराठा सरदार के बीच में। इतनी चीजें तो आप समझ गए, ये समझिएगा, ठीक है। अब इसे एक बार फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद की बाकी नेक्स्ट चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन चलिए यहां पर एक और चीज बता ही देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे समझ लेंगे। ये जो क्या बोला, एक मिनट सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे जो क्या कलकत्ता काउंसिल जो थी, कलकत्ता काउंसिल के साथ मराठों की क्या हो जाती है? संपर्क हो जाए, मतलब संधि हो जाती है, और बोला जाता है कि भाई हम लोग आपस में एक दूसरे से सहायता करेंगे। एक और चीज अंग्रेज एक और मराठों को बोलते हैं कि देखो भाई, किसी भी यूरोपीय जो आदमी है उसको आप मतलब मेरे से सुपीरियर है या उसके लिए आप कोई वेलफेयर का काम नहीं करोगे, ठीक है। ये भी एक संधि का शर्त होता है। लेकिन क्या होता है कि 1776 में संधि होती है। 1775 में तो सूरत की संधि हुई रघुनाथ राव और बंबई वाले जो अंग्रेज होते हैं उनके साथ। 1776 में जो कलकत्ता वाले अंग्रेज होते हैं गवर्नर जनरल, उनके और मराठा के बीच में संधि होती है, पुरंदर की संधि जिसे कहते हैं। 1777 में एक घटना घटती है। नाना फडणवीस क्या करते हैं कि फ्रेंच को वेस्टर्न कोस्ट पर अपना पोर्ट बनाने का, पोर्ट जैसे डॉकयार्ड होता है ना, डॉकयार्ड पत्तन बनाने का, जहां पे जहाजें आकर रुकती है, वहां पर अपना डॉकयार्ड बनाने का फ्रांस को अनुमति दे देते हैं वेस्टर्न कोस्ट पर। अब ये चीज अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगता है, लगा यार ये तो गलत बात है,
हमारी संधि हुई थी कि हम रघुनाथ राव को मदद नहीं करेंगे, लेकिन आप भी किसी यूरोपियन देश को, अंग्रेज के अलावा किसी को आप मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये तो फ्रांस को मदद कर रहे हैं आप। 1777 में वो फ्रेंच को बोल दिया कि आप वेस्टर्न कोस्ट जो पश्चिमी घाट है उस पर आप अपना पोर्ट बनाइए, अपना डॉकयार्ड बनाइए। तो ये अंग्रेज इसको थोड़ा सा उल्लंघन, जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके उल्लंघन के रूप में लेते हैं। अब उल्लंघन के रूप में लेंगे तो क्या हो गई कहानी? कहानी हो गई कि इधर से अंग्रेजी सेना और इधर से मराठी सेना दोनों आपस में भिड़ गए। कहाँ भिड़ गए? तो पुणे में भिड़ गए। पुणे में भिड़ गए और वहां पर अंग्रेजों की इतनी बुरी तरीके से हार होती है कि मतलब ये जिस तरीके से मैसूर में देखे थे ना बुरे तरीके से हार, उसी तरीके से बुरे तरीके से हार यहाँ पुणे में होता है। पुणे में मराठा का लीडर कौन होता है? मराठा आर्मी को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? तो याद रखिएगा, प्रथम, कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि प्रथम मराठा युद्ध में मराठों की तरफ से कौन थे सैनिक कमांडर? तो थे महादजी सिंधिया। उनका नाम क्या था? महादजी सिंधिया। सिंधिया परिवार से बिलोंग करते थे, ये महादजी सिंधिया थे और ये अंग्रेजों को बुरे तरीके से हरा देते हैं। कहाँ हरा देते हैं? किस जगह पे हराते हैं? तो बड़गांव एक जगह होता है, बड़गांव एक जगह होता है, वहां पर ये अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर करके उसे हरा देते हैं। अंग्रेजों का रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पश्चिमी घाट में ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे घाट घाट सा बना होता है, तो ये महादजी सिंधिया अंग्रेज जब आए ना तो इस घाट में ही उसको परेशान कर दिए, छेक लिए, और उनका राशन ये सब भी जो आ रहा था आर्मी के लिए उसको भी बीच रास्ते में ब्लॉक कर दिए। ठीक है, और अंग्रेजों के पास में सिर्फ एक रास्ता था जो बड़गांव होते हुए जाती थी, और बड़गांव में पहले ही महादजी सिंधिया अपने आर्मी से उसको पूरा घेरे हुए थे। तो पूर्ण रूप से एक रणनीति, विशेष बहुत बेहतर रणनीति के तहत मराठा जो है इस युद्ध को बहुत बेहतरीन से जीत लेते हैं और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देते हैं। किसको? अंग्रेजों को। कहां? बड़गांव में। ध्यान रखिएगा, बड़गांव में। और जो बड़गांव में हुआ तो वहीं पर बड़गांव की संधि हो जाती है, और बड़गांव की संधि हो जाती है तो अंग्रेज हार गए थे, तो संधि किसके फेवर में जाएगा? मराठा के फेवर में जाएगा। और इस बड़गांव के संधि में 1779 में होती है। कब होती है? 1779 में बड़गांव की संधि होती है। और इस बड़गांव की संधि में जो हमने बताया था ना कि जो रघुनाथ राव ने बोल दिया था कि ठीक है आप सूरत भरौच का राजस्व वसूल लीजिए, उसके बाद सालसेट और बेसिन आप अपने पास रख लीजिए, जो 1775 में उनको दिया गया था वो सारा पर से अधिकार उनका छीन लिया गया अंग्रेजों का। क्या करना पड़ा है? सारे क्षेत्र उनको छोड़ना पड़ गया अंग्रेजों को। और ये अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक एक तरह से संधि थी। ये संधि किसके बीच किया गया? ये संधि किया गया था ये जो बंबई वाली जो अंग्रेज थे उसके बीच में। अब ये बंबई वाली जो अंग्रेज थे, अब यहाँ पे कलकत्ता वाला गवर्नर जनरल हरकत में आता है, बोलता है यार तुम कौन होते हो इस ट्रीटी को करने वाले? हम इसको नहीं मानते, हम ये घाटे वाला सौदा हम नहीं करेंगे और हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। और कलकत्ते वाले जो अंग्रेज होते हैं वो इस ट्रीटी को रद्द कर देते हैं। कलकत्ता वाला जो अंग्रेज होता है वो इस ट्रीटी को रद्द कर देता है और एक बड़ी सैनिक, एक जनरल होता है, कर्नल होता है जिसका नाम है गोडार्ड। गोडार्ड के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना पूना पर आक्रमण के लिए भेजती है। ठीक है, और यहां आक्रमण के लिए भेजती है तो यहां पर मराठों की हार होती है। यहाँ पर 1779 ईस्वी में अहमदाबाद पर अधिकार कर लेता है अंग्रेजी सेना। 1780 ईस्वी में इधर बसीन पर भी अधिकार कर लेता है और उसके बाद 1781 ईस्वी में जो महादजी सिंधिया होते हैं इनको भी पराजित कर देता है अंग्रेज। और इस तरीके से मराठा यहाँ पे पराजय का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और इस पराजय के शिकार होने के बाद एक संधि का प्रपोजल किया जाता है जिसका नाम होता है सलवाई की संधि। क्या नाम होता है? सलवाई की संधि। और ये कब होता है? तो 1782 ईस्वी में। कब होता है? 1781 में हारे तो 1782 में। और इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को खत्म कर दिया जाता है। तो देखिए, इसे आप समझिएगा तो आपको संधि का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, उसे आप क्रम से समझिएगा तो संधि का नाम और उसका क्रम याद हो जाएगा। यहाँ सलवाई की संधि होती है और इस सलवाई के संधि के तहत सिंधिया को उसका सारा जो कब्जा किया हुआ था वो क्षेत्र लौटा दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोविजन किया जाता है कि अगले 20 साल तक हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे।
अगले 20 साल तक के हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को ये चीज़ समझ में आ जाता है कि भाई मराठे इतने कमज़ोर नहीं है जितना हम समझ रहे थे। और उसी समय आपको पता है कि वो मैसूर में भी युद्ध से में बिजी था। अब उनके लिए मैसूर जैसा, मैसूर भी छोटा मोटा थोड़े था, मैसूर भी बहुत बड़ा एरिया था, मैसूर में उस समय बिजी था। मराठा भी बड़ी शक्ति थी, और साथ साथ फॉरेन में, विदेशों में, अमेरिका में स्वतंत्रता का युद्ध भी चल रहा था। अमेरिका में से ये लोग हटने वाले भी थे, अमेरिका में इनकी स्थिति कमजोर हो रही थी। तो इस तरीके से ये सोचे कि अगर हम इतने जगह अपना पैर पसारें तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, और मराठा को अकेले हराना मुश्किल है, मैसूर को अकेले हराना मुश्किल है। इसके लिए इन दोनों को आपस में भिड़वाना जरूरी है। और इसलिए वो क्या करते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद संधि कर लेते हैं, और उस संधि में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगले 20 साल तक के हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और उस 20 साल में मराठों का यूज करके वो मैसूर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और जैसे ही मैसूर एक बार अपने कंट्रोल में आ जाता है, स्थिति नियंत्रण में आती है साउथ में, वो मैसूर के बाद तुरंत 1802 में मराठों के साथ में युद्ध में बिजी हो जाते हैं। और 1802 में आप देखेंगे कि 1782 के बाद सीधे 1802 और 3 में लगभग 20-21 साल के बाद द्वितीय मराठा युद्ध होता है। तो ये चीज़ तो समझ गए, ये पूरा का पूरा प्रथम मराठा युद्ध था। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ गए। इसका महत्व क्या था? तो इसका महत्व, सबसे बड़ा महत्व था कि अंग्रेजों को इसका फायदा मैसूर में मिलने वाला था, क्योंकि हैदर अली के साथ लड़ाई में मराठों का सहयोग, क्योंकि संधि के तहत ये था कि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो अंग्रेजों को मराठों का सहयोग मिल रहा था। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ ये हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मराठों से प्रथम युद्ध करने के बाद अंग्रेजों को कोई फायदा हुआ, फायदा नहीं हुआ, लेकिन इज्जत तो बच गया ना, फायदा भी नहीं हुआ, घाटा भी नहीं हुआ, और मराठा जैसे ताकतवर साम्राज्य का साथ भी मिल गया। किसके विरुद्ध में? हैदर अली और टीपू सुल्तान के विरुद्ध में। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज हो गई कि मराठा जो लूटपाट करते थे, तो मराठा को बोल दिया गया कि भाई हैदराबाद को भी थोड़ा सा बचा करके चलना। अब मराठा तो अंग्रेजों का साथी हो गया, तो हैदराबाद पर लूट भी उनकी बचने लग गई। ठीक है, और इस तरीके से, और उनको मराठा के शक्ति का भी पता चल गया कि अभी हम मराठा से लड़ भी नहीं सकते। ये सारी चीज़ें, ये इस संधि का महत्व होता है, जहाँ पे अंग्रेज बहुत ही अपने दिमाग से काम लेते हैं और मराठा के साथ में 20 साल के लिए शांति समझौता कर लेते हैं। ये हमारा था मराठा का प्रथम युद्ध किस तरीके से घटित हुआ और किस तरीके से इसको समापन किया गया है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा। समझ लीजिए, यहाँ लोकेशन समझना जरूरी है। हम जिस मराठा की बात कर रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, ये देखिए, ये पूरा उस समय का भारत है, ये पूरा भारत है। लाहौर इधर है, मुल्तान इधर है, सिंध इधर है, ये गुजरात का एरिया हो गया, ये अवध है, ये बंगाल है। अवध और बंगाल पे पहले ही अंग्रेजों का अधिकार हो चुका है। ये निजाम की टेरिटरी, ठीक है, मैसूर से लड़ाई तो उनकी चल ही रही है, और ये निजाम की टेरिटरी, ये पूरा का पूरा ये अंग्रेजों के कंट्रोल में रहता है। और ये देखिए मराठा का कितना बड़ा साम्राज्य है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये मराठों के अंडर कंट्रोल है। समझ रहे हैं कितना बड़ा साम्राज्य है मराठों का, ये मराठा एम्पायर में आता था। ठीक है, और यहीं पे एक और ये मैप देखिए, मराठा बहुत सारे ग्रुप में बटे हुए थे, जिसे होलकर ग्रुप कहते हैं, सिंधिया ग्रुप कहते हैं, गायकवाड़ ग्रुप कहते हैं। तो ये उनका अलग अलग लोकेशन है, ये पूरा लोकेशन है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा मराठा का कितना ग्रुप है, सिंधिया ग्रुप, होलकर ग्रुप, गायकवाड़ ग्रुप, भोसले ग्रुप, ये सब जितना भी है, और उनका लोकेशन क्या था। ग्वालियर में कौन सा ग्रुप था, इंदौर में कौन सा ग्रुप था, ठीक है ना। ये सब लोकेशन के साथ आप हमें बताइएगा। ये पूरा मैप है उस लोकेशन का, देखिए ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, बड़ौदा हो गया, पुणे हो गया, ये सब लोकेशन था उनका। ठीक है, मराठा ग्रुप का। तो ये आप यहाँ पर समझ लिया। आइए एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट बार को। पहला बार ट्रीटी ऑफ सूरत से स्टार्ट हुई, जो रघुनाथ राव के बीच में किया गया था 6 मार्च 1775 में। इसमें सालसेट और बसिन ब्रिटिश को दे दिया गया, रेवेन्यू राइट ऑफ सूरत और बरौच दे दिया गया ब्रिटिश को। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश बोला कि ठीक है, आपको हम 2500 आर्मी देंगे, आप जाकर के आक्रमण कीजिए, जीतिए। लेकिन ये संधि जो थी, ये पूरी की पूरी संधि, ये किसको नागवार साबित हुई? तो ये जो प्रेसिडेंसी थे, बंगाल वाले प्रेसिडेंसी जो थी, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल को यह नागवार हुआ और उसको रद्द कर दिया। और ये मराठा के साथ एक ट्रीटी करते हैं जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। ये देखिए आपका ये हो गया ट्रीटी ऑफ पुरंदर,
यहाँ मराठा के साथ करते हैं, ठीक है, कलकत्ता काउंसिल के साथ में। और यहाँ बोला जाता है कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, रघुनाथ राव को हम लोग पैट्रोनाइज नहीं करेंगे, उसको हम लोग अपने रिफ्यूजी स्टेटस में नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी बंगाल वाला बाद में मना कर देता है, बोला नहीं भाई हम ऐसा, आप हमारे को रिजेक्ट किए, हमारे ट्रीटी को, हम आपके ट्रीटी को रिजेक्ट करते हैं। और ये अंततः रघुनाथ राव को शरणार्थी बना देता है, कौन? बंगाल का जो अंग्रेज होता है वो। तो ये यहीं से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 1717 ईस्वी में जो हमारे नाना फडणवीस होते हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी घाट पर फ्रेंच को एक पोर्ट डॉकयार्ड स्टैब्लिश करने का ये दे देते हैं, अनुमति प्रदान कर देते हैं। इससे अंग्रेज गुस्सा में हो जाते हैं। ऑलरेडी बंगाल वाले तो बम्बई वाले अंग्रेज तो चाहते ही थे लड़ाई हो, लेकिन ये कलकत्ता वाला भी अंग्रेज गुस्सा में हो जाता है। और गुस्सा में होने के बाद महादजी और अंग्रेज, बम्बई वाले अंग्रेज के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। और इस लड़ाई में क्या होता है कि अंग्रेजों की बहुत बुरे तरीके से हार होती है और बड़गांव की ट्रीटी होती है। बड़गांव जगह पे हार होती है, बड़गांव की ट्रीटी होती है जनवरी 1777 ईस्वी में बड़गांव की ट्रीटी होती है, ठीक है, सॉरी होती है। अब इस बड़गांव की ट्रीटी जो है ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक, जिसके कारण कलकत्ता काउंसिल इसको कैंसिल करता है, रद्द करता है और गोडार्ड के नेतृत्व में सेना भेजता है कि जाओ जाकर के तुम मराठों से लड़ाई करो और इस संधि को रद्द करवाओ। गोडार्ड आता है, बसीन पर आक्रमण करता है, जीत लेता है, अहमदाबाद आक्रमण करता है, जीत लेता है और फाइनली 1781 ईस्वी में महादजी सिंधिया को भी हरा देता है। और हराने के बाद मराठों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो 1782 ईस्वी में एक संधि की जाती है और इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को खत्म कर दिया जाता है। और इस संधि का नाम क्या था? सलवाई की संधि। इस संधि का नाम क्या था? सलवाई की संधि। और इस संधि के अंतर्गत बोला जाता है कि अगले 20 साल तक हम लोग शांति रखेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा और जिसका जो जीता हुआ प्रदेश है वो आपस में लौटा दिया गया। तो ये पूरा का पूरा था हमारा आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध, ठीक है। और इस 20 साल में अंग्रेज, देखिए अंग्रेज अपनी शक्ति को लगातार सुदृढ़ करते रहे, एक एक करके बाकी भारत के साम्राज्य जो साम्राज्य था उस पर विजय पाते रहे, लेकिन मराठा अपने आप को डेवलप, मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। और यही कारण होती है कि और इसके साथ साथ मराठों में आपसी फूट रहती है, आपसी कलह रहती है, अलग अलग ग्रुप में बटे रहते हैं और बाद में एक ग्रुप आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और जिसका पूरा का पूरा फायदा अंग्रेजों को मिलता है। और जो भारत में अपना सत्ता स्थापित कर सकता था मुगल के बाद, वो सपना उसका चूर चूर नहीं होता, बल्कि उसका पूरा नामो निशान मिट जाता है और वो पेंशन में आ जाते हैं अंग्रेजों के। तो ये था पूरा का पूरा एंग्लो मराठा वार प्रथम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उसके बाद द्वितीय मराठा युद्ध देख लेंगे और उसी लेक्चर में हमारा तृतीय मराठा युद्ध हो जाएगा। तो अभी हम लोग का, और उसी में हम लोग समझ लेंगे कि मराठों के हार का मेन रीजन क्या था। तो एक और वीडियो आएगा हमारा एंग्लो मराठा वार से संबंधित, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। आप जब तक किसी को एनर्जी नहीं देंगे तब तक कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकता। हमारा एनर्जी आपकी कमेंट, आपके लाइक और आपके शेयर से है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।